हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 5 में हम लोग हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण की हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए ज़्यादा पार्ट्स हमें इसमें लग रहे हैं। पार्ट 9 में आज इस चैप्टर को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो है ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है थर्मल जो पॉल्यूशन होता है दैट इज और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा थर्मल पॉल्यूशन को लेकर और प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर। हालांकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम लोगों ने पिछले पार्ट में जहाँ पर सॉलिड वेस्ट की बात की थी वहाँ पर भी थोड़ा सा समझा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। थर्मल वैसे ही आप वर्ड से समझ सकते हैं, इट्स समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मल पॉल्यूशन इज द राइज और फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के इंटरफेयर करने की वजह से जो नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस है, जितने भी हमारे नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है, उनका जो टेम्परेचर है उसमें या तो राइज हो रहा है, या तो वो बढ़ रहा है, या फिर फॉल हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? ह्यूमन इन्फ्लुएंस या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो उसको कहा जाएगा थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। दिस हैज बिकम एन इंक्रीजिंग एंड द मोस्ट करंट पॉल्यूशन ओइंग टू द इंक्रीजिंग कॉल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एवरीवेयर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है ये सबसे ज्यादा है आज की डेट में और बढ़ भी रहा है, ठीक। Thermal pollution is caused by either dumping hot water from factories and power plants or removing trees and vegetation that shade streams, permitting sunlight to raise the temperature of these waters or release of cold water which lowers the temperature, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि थर्मल पॉल्यूशन इज राइज एंड फॉल, यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पानी का, वाटर बॉडी का, वो भी थर्मल पॉल्यूशन है, और अगर कम हो रहा है बहुत ज़्यादा तो वो भी थर्मल पॉल्यूशन की कैटेगरी में ही आएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, आप लोगों से स्टेटमेंट पूछा जाए कि थर्मल पॉल्यूशन इज द राइज इन द टेम्परेचर, तो सिर्फ और सिर्फ राइज नहीं है, इट्स राइज एंड फॉल दोनों है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ कैसे सकता है? जो हमारे फैक्ट्रीज हैं या जो हमारे पावर प्लांट्स हैं वहाँ से हॉट वाटर आ रहा है, ठीक है ना, जो हॉट वाटर वहाँ से डिस्चार्ज होता है, उस पानी को अगर हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे ट्रीज या वेजिटेशन कवर हैं जो स्ट्रीम्स के ऊपर एक छांव बनाए हुए थे, शेड बनाए हुए थे, अगर हम उनको काट देंगे तो उससे क्या है कि डायरेक्ट फिर जो सनलाइट है वो उस तरीके के वाटर में पड़ेगी, स्ट्रीम में पड़ेगी, उससे उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोल्ड वाला जो फैक्टर है, यानी कि जिसमें टेम्परेचर कम होने की बात है, अगर उसमें हम कोल्ड वाटर को जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दोनों ही कैटेगरी क्या है आपकी? थर्मल पॉल्यूशन की है, राइज भी और फॉल भी, ठीक है। लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, अफेक्टिंग मैनी लेक्स एंड वास्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही देशों में जो है वो सीमित है, ठीक है, काफी सारे देशों में इसका जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये समस्या देखने को मिलती है। इसके मेजर सोर्सेज क्या क्या है इस तरीके के पॉल्यूशन के? ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग वाटर पॉल्यूशन को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वाटर में जो कंटेमिनेंट्स वगैरह होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह आके मिलते हैं, हम उसकी बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। थर्मल पॉल्यूशन इज ओनली कंसर्न्ड विद योर टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ज्यादा, टेम्परेचर कम हो रहा है, उससे रिलेटेड है तो एक तरीके का वाटर पॉल्यूशन ही, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि कारण है, वो है टेम्परेचर बढ़ने का, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होगा दैट इज योर थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। मेजर सोर्सेज क्या क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। पावर प्लांट्स क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो कोल वगैरह से बिजली बनाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी जो इस तरीके का है हॉट वाटर निकलता है, ठीक है, और उसको डिस्चार्ज जो है वो डायरेक्टली अगर डिस्चार्ज कर देते हैं किसी भी इस तरीके की वाटर बॉडी में तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है।
इसके बाद अगला है, ये भी सेम चीज़ है कि अगर बाकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में अगर वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाएगा, कूलिंग एजेंट की तरह अगर पानी को यूज़ किया जाएगा तो पानी बदले में क्या होगा, गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो फिर वही चीज़ उसको अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो फिर डिफॉरेस्टेशन ऑफ द शोर लाइन, वही मैंने आपको इस तरह से बताया कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन अगर हो रहा है शोर लाइन में मतलब जो तट के पास, तो वहां पर क्या होगा कि जो पानी के ऊपर जो एक छांव बनी हुई थी वो हट जाएगी और डायरेक्ट सनलाइट पानी के ऊपर पड़ेगी तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन से भी यही चीज होगी, ठीक है ना। सॉइल इरोजन कब होगा, जब वेजिटेशन का कवर हटेगा तब, ठीक है, उस केस में भी यही चीज है। इसके बाद इसकी हम बात कर लेते हैं कि इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, दोनों तरीके से बात करेंगे, वार्म वाटर से क्या होंगे और कोल्ड वाटर से भी क्या होंगे, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं वार्म वाटर को लेकर। द चेंज इन टेम्परेचर इंपैक्ट्स ऑर्गेनिज्म बाय, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उससे ऑर्गेनिजम्स में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। पहला है डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई को कम करना, यानी कि जो अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें जो है वो कम हो जाएगी। ये बात हम लोग पहले जहां पर हमने अपना यूट्रोफिकेशन का पार्ट पढ़ा था वहां पर भी ये चीज समझी थी, ठीक है। अफेक्टिंग इकोसिस्टम कंपोजिशन, इकोसिस्टम की कंपोजिशन को ये कैसे बदलेगा भी इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पहले देखिए ये ऑक्सीजन वाला जो केस है कि वार्म वाटर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, जितना ज्यादा पानी गर्म होगा उसमें ऑक्सीजन उतनी कम होगी। एलिवेटेड टेम्परेचर्स टिपिकली डिक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। सो देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमने बात की है कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम हो गया है तो उससे क्या होगा कि डिकम्पोजिशन भी कम हो जाएगा, ठीक। और साथ ही जो ग्रीन एल्गी है दैट आर रिप्लेस्ड बाय लेस डिजायरेबल ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ा बहुत पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर वो चीज नहीं है, तो जो ग्रीन एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काफी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनकी आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक। दूसरा है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा कि वो ज्यादा फूड कंज्यूम करेंगे शॉर्टर टाइम में, यानी कि कम टाइम में वो ज्यादा खाएंगे क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, रेट जो है वो बढ़ गया है, ठीक। देन इफ देयर एनवायरमेंट वर नॉट चेंज, यानी कि कंपेयर्ड टू देयर प्रीवियस कंडीशन, जब एनवायरमेंट में चेंज नहीं था तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना जो है वो खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो रेट है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से वो उतने ही समय में ज्यादा खाना खा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट में रिजल्ट इन फूड सोर्स शॉर्टेज। अब ऑब्वियस सी बात है, खाना तो उतना ही है, ठीक है ना, खाना क्या होगा, खाना उतना ही है, डिमांड उनकी बढ़ जा रही है मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से, तो खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक। और शॉर्टेज अगर खाने की होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग क्या होंगे, मरेंगे, ठीक है ना, तो उससे पॉपुलेशन में डिक्रीज आ जाएगा। अगला यह है कि चेंजेस इन द एनवायरमेंट में ऑल्सो रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अनदर मोर सुटेबल एनवायरमेंट एंड टू इन माइग्रेशन ऑफ फिशेज दैट नॉर्मली लिव ओनली इन वार्म वाटर एल्सवेयर। यानी कि अब यहां पर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस तरीके के वार्म वाटर में नहीं रह सकते हैं, तो वो यहां से माइग्रेट करेंगे, और ये एक तरीके का जो माइग्रेशन है दैट विल बी काइंड ऑफ आउट माइग्रेशन, ठीक। और बाकी कुछ इस तरीके की फिशेज वगैरह हो सकती है या कुछ इस तरीके के एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं जो गर्म पानी के में रहने के काबिल हैं, मतलब जो रह सकते हैं गर्म पानी में, तो वो फिर उस रीजन में आ जाएंगे जहां पर पानी अब गर्म हो गया, यानी कि इन माइग्रेशन होगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो इकोसिस्टम का कंपोजिशन चेंज की बात थी वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए दिस लीड्स टू कंपटीशन फॉर फ्यूअर रिसोर्सेज। पहली बात तो यह है कि बाहर से ऑर्गेनिजम्स और आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज्यादा अडेप्टेबल है, तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और उसमें कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। द मोर अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स मूविंग इन मे हैव एन एडवांटेज ओवर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट यूज्ड टू द वार्मर टेम्परेचर। ये मैंने आपको फिर से बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो इस तरीके की कंडीशन को, जो बढ़े हुए टेम्परेचर की कंडीशन के साथ रहने के आदी हैं, वो ज्यादा अडेप्टेड है, तो वो क्या करेंगे, जो यहां पर प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स पहले से रह रहे हैं उनके ऊपर उनकी कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं जो पहले से अडेप्टेड है वो ज्यादा एडवांटेज उनके पास रहेगा। As a result, one has the problem of compromising food chains of the old and new environments. Biodiversity can be decreased as a result. ठीक है, तो इसलिए जो ओल्ड एनवायरमेंट और न्यू एनवायरमेंट है उसकी जो फूड चेन है उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसी कारण से क्या हो सकता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ा सा कम हो सकती है, ठीक। इसके बाद
temperature changes of even 1 to 2 degrees Celsius can cause significant changes in the organism metabolism and other adverse cellular biology effects। ठीक है कि 1 से 2 टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उस पर फर्क पड़ सकता है और बाकी कुछ जो उसकी सेल्यूलर बायोलॉजी इफेक्ट्स हैं उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है, एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकता है। Principal adverse changes can include rendering cell walls less permeable to necessary osmosis। जो osmosis की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू बेसिकली जो सेल वॉल्स होती हैं उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये चीज बढ़ गई है, टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो ये जो सेल वॉल्स हैं ये लेस परमिएबल हो जाएंगी, यानी कि ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल प्रोटीन जो है वो कोगुलेट करने लगेंगे एंड जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म है वो भी बदल जाएगा, ऑल्टर कर जाएगा। These cellular levels effect can adversely affect mortality and reproduction। इससे mortality और reproduction में काफी ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो mortality है वो बढ़ जाएगी और reproduction जो है वो कम हो जाएगा, तो इनकी जो overall population है वो घटनी शुरू हो जाएगी। Primary producers are affected by warm waters because higher water temperature increases plant growth rates। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनको किस तरीके से असर पड़ रहा है इस वार्म वाटर का, कि जो वार्म वाटर है उससे क्या हो रहा है कि प्लांट की ग्रोथ रेट बढ़ रही है, रिजल्टिंग इन अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड स्पीशीज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, अब प्लांट जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रही है और उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, स्पीशीज का ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, दिस कैन कॉज एन एल्गी ब्लूम विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन लेवल्स इन दी वाटर। ठीक है, इससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। The higher plant density results in reduced light intensity, decreases photosynthesis and leads to an increased plant respiration rate। This is similar to the eutrophication। अब यहां पर देखिए बहुत ज्यादा आप ये समझ सकते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि प्लांट ज्यादा होने चाहिए तो अच्छी बात है कि ऑक्सीजन वगैरह है, लेकिन आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि ऑक्सीजन को प्लांट्स कंज्यूम भी करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, हमारी तरह प्लांट भी सांस लेते हैं और उसके लिए उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर बहुत ज्यादा प्लांट की डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो उससे सबसे पहली बात तो यह है कि लाइट इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। हमने बात की अगर सरफेस के ऊपर ज्यादा प्लांट्स वगैरह हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो क्या होगा, तो नीचे सनलाइट कम जाएगी और नीचे सनलाइट कम जाएगी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी। हमने बात की है फोटिक जोन वगैरह की है ना, फोटिक जोन अफोटिक जोन हमने पहले बात की है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस अगर कम हो जाएगा और दूसरी बात यही है कि प्लांट रेस्पिरेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी और यूट्रोफिकेशन जैसी कंडीशन यहां पर बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नीचे के ऑर्गेनिजम्स वगैरह है उनके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो धीमे धीमे मरना शुरू हो जाएंगे। A large increase in temperature can lead to denaturing of life supporting enzymes by breaking down hydrogen and disulfide bonds within the quaternary structure of the enzymes। तो जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है उसका डीनेचरिंग होना शुरू हो जाएगा, उसमें से जो हाइड्रोजन है और डाइसल्फाइड है वो टूटने लगेंगे उनके बॉन्ड्स। और डिक्रीज्ड डाइएंजाइम एक्टिविटी इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स सच एज द इनेबिलिटी टू ब्रेक डाउन लिपिड्स व्हिच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। ये बेसिकली फिर जो लिपिड्स वगैरह होता है, जो इनकी एंजाइम एक्टिविटी कम होगी उससे क्या होगा कि ये लिपिड्स की जो ब्रेकिंग है उसको ये नहीं कर पाएंगे, जिससे माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स थे आपके वार्म वाटर की वजह से। कोल्ड वाटर की वजह से देख लेते हैं क्या इफेक्ट्स होते हैं। थर्मल पॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर फ्रॉम द बेस ऑफ द रिजर्वायर इनटू वार्मर रिवर्स है। ठीक है, यानी कि जो गर्म नदियां हैं, थोड़ा सा वार्मर जिनका पानी रहता है, अगर बेस ऑफ द रिजर्वायर से ठंडा पानी उनमें जाके मिलता है तो उससे भी तकलीफ है। क्या तकलीफ होगी, दिस अफेक्ट्स द फिश, उनके एग्स हैं, उनके लार्वास हैं, उनको फर्क पड़ेगा। जो मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स है उनको फर्क पड़ेगा और रिवर की प्रोडक्टिविटी में भी इसमें असर पड़ेगा। ठीक, कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। Instead of discharging heated water into lakes and streams, power plants and factories can pass the heated water through cooling towers or cooling ponds, where evaporation cools the water before it is discharged। ये ऑब्वियस ही बात है और ये चीज आजकल करीब ही आने लगी है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि डायरेक्ट जो पावर प्लांट्स वगैरह है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, जहां से इस तरह का गर्म पानी निकलता है उसको डायरेक्ट लेक्स और स्ट्रीम्स में ना छोड़े, पहले उसको कूलिंग टावर लगा के, कूलिंग पॉन्ड्स वगैरह लगा के, जहां पर पानी से इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, पानी से जो भाप वगैरह है वो उड़ेगी और पानी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक, ऑल्टरनेटली पावर प्लांट्स कैन बी डिजाइंड और रिफिटेड टू बी मोर एफिशिएंट एंड टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट हीट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये भी एक चीज हो सकती है कि पावर प्लांट्स को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाया जाए, और एफिशिएंट इस तरीके से बनाया जाए कि उसका डिजाइन थोड़ा सा इस तरीके से करा जाए कि वो लेस वेस्ट हीट प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसके बाद को जनरेशन भी किया जा सकता है। को जनरेशन क्या होता है, process through which the excess heat energy from generating electricity can be used in another manufacturing process that need such energy। ठीक है, कोजनरेशन का मतलब यह है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म पानी निकल रहा है, अब उसको क्या कर रहे हैं हम,
स्ट्रीम में, नदियों में, तालाब में छोड़ दे रहे हैं तो उससे नुकसान है, ठीक है। मतलब एक तो एनर्जी जो है हमारी, अब थर्मल एनर्जी है हमारे पास, वो पानी गर्म है तो एक तो वो वेस्ट हो गई, और दूसरी चीज उसको जहां पर हम लेक और स्ट्रीम्स रिवर में छोड़ रहे हैं वहां पर एक्वेटिक लाइफ को और ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो डबल इससे नुकसान है। तो इसके लिए बदले आप क्या कर सकते हैं, एक कोजनरेशन टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं कि इस तरीके के जो गर्म पानी हमारे पास अगर अवेलेबल है, जो हॉट वाटर अवेलेबल है, हीटेड वाटर अवेलेबल है, उसको हम कहीं और टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। अब कहां पर यूज कर सकते हैं उसको देखिए, वेयर होम्स और अदर बिल्डिंग्स आर लोकेटेड नियर इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वेस्ट हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, ठीक है, उसको हीटिंग वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन टाउन्स और सिटीज जो है वहां पर ये पाया जाता है। स्कैंडिनेविया में क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो उसमें ऊपर के रीजन में है तो वहां पर ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए बेसिकली इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स के आसपास जो भी घर वगैरह है वहां पर ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट से या जो फैक्ट्रीज वगैरह से गर्म पानी निकलता है उसको यूज कर लिया जाता है फॉर हीटिंग पर्पस के लिए। तो ये चीज जो है इस तरीके से की जानी चाहिए। इससे क्या है, दोनों फायदे हो जाएंगे, एक तो पानी की जो थर्मल एनर्जी है वो बर्बाद भी नहीं होगी, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम उस पानी को डायरेक्टली स्ट्रीम में, रिवर में, नदियों तालाब में नहीं छोड़ेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान इससे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये तो बात हो गई हमारे थर्मल पॉल्यूशन की। अब हम थोड़ा सा बात प्लास्टिक पॉल्यूशन की कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा हम लोगों ने कल इस टॉपिक को देखा था सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत, लेकिन थोड़ा सा आज इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को लेकर, ठीक है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन देखिए क्या है, द मरीन रिसोर्सेज कवरिंग 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज अ की एसेट इन द बायोस्फीयर, ठीक है। मरीन रिसोर्सेज हमें पता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि हमारे अर्थ का अगर हम बात करें तो लैंड का एरिया कम है, पानी का एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। तो 70% जो अर्थ का सरफेस है उसमें क्या है, मेरीन रिसोर्सेज है, और ये बायोस्फीयर के लिए एक बहुत ही की एसेट है, यानी कि आप कहेंगे कि मुख्य धरोहर है। ऑफ द नियरली 1.5 मिलियन स्पीशीज नोन, नियरली अ 250,000 लिव्स इन द वर्ल्ड्स ओशियंस, ठीक है, कि ओवरऑल जो हमें 1.5 मिलियन स्पीशीज पाए गए हैं उसमें से लगभग 1/4 25% आप कह सकते हैं वो कहां रहते हैं, वर्ल्ड्स के ओशियंस में ही रहते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली नियरली 50% ऑफ द ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द अपर स्ट्रेटम ऑफ सी वाटर, ठीक है। 50% जो ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्शन है वो अपर स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, ठीक है, सी वाटर की अपर लेयर पे ये पाए जाते हैं। सी फूड प्रेजेंटली रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द प्रोटीन इन द ग्लोबल डाइट। तो सी फूड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल डाइट में अगर हम बात करें तो 20% जो है वो किसका रोल है या किसका कंट्रीब्यूशन है, सी फूड का। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सी का जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है, एक्वेटिक प्लांट की, एक्वेटिक लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। द हेल्थ ऑफ द मरीन फूड वेब and the fisheries resources invariably depend upon the long term viability of the autotrophic algae जो phytoplankton होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, and the zooplankton जो एक प्राइमरी कंज्यूमर है इन द मरीन फूड पिरामिड। ये बात हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से समझी है कि प्राइमरी कंज्यूमर का होना क्यों जरूरी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का होना क्यों जरूरी है फूड चेन में, ठीक है ना। तो प्लास्टिक्स रिप्रेजेंट द लेटेस्ट कंटेमिनेंट इन द मरीन एनवायरमेंट। प्लास्टिक जो है आज की डेट में एक बहुत ही लेटेस्ट कंटेमिनेंट है मरीन एनवायरमेंट में, और द इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। और प्लास्टिक का जो यूज बढ़ रहा है उससे एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। प्लास्टिक्स पॉल्यूशन कैन इंटरफेयर विद द प्लैंकटन स्पीशीज दैट फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ द फूड वेब एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एडवर्सली अफेक्टिंग द डेलिकेट बैलेंस इन द मरीन इकोसिस्टम। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये बेसिकली जो प्लैंकटन्स वगैरह हैं, यानी कि जैसे हमें पता है फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके जस्ट लेवल ऊपर क्या होंगे, जो अनदर ट्रॉफिक लेवल होगा उसके ऊपर होंगे जू प्लैंक्टन, ठीक है ना। तो ये प्लैंक्टन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, और प्लैंक्टन्स जो हमारे प्राइमरी कॉज है, आप कह सकते हैं जो प्राइमरी जहां से एनर्जी लेवल स्टार्ट होगा या जो हमारी फूड चेन है वो स्टार्ट होगी, अगर वहीं पर प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर ये सारा का सारा आपको समझते हैं आप, बायो एक्यूमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन आपने सब चीजें पढ़ी हैं, तो वो चीजें फिर पूरी के पूरी फूड वेब में, फूड चेन में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक्स एज अ वेस्ट मटेरियल इन द मरीन एनवायरमेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एस्टिमेशन एनुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मरीन एनवायरमेंट इज नॉट अवेलेबल। एज सच इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं अवेलेबल है कि कितना वेस्ट जो है वो मरीन एनवायरमेंट पे इंट्रोड्यूस होता है साल भर में, ठीक है। बट प्लास्टिक वेस्ट इज अ वेल नोन टू रिजल्ट प्राइमरली फ्रॉम फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एंड फ्रॉम नॉन पॉइंट सोर्स फ्लक्स फ्रॉम दी बीचेस, ठीक है। मतलब कितना आता है ऐसा ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके थोड़ा बहुत जो सोर्सेज हैं वो पता चले हैं कि फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से आ सकता है, ठीक है। बाकी कुछ नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं जो बीचेस के आसपास है वहां से ही आ सकता है। देयर आर टू क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन द फेट ऑफ प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन एनवायरमेंट एज अपोज टू द लैंड एनवायरमेंट। यानी कि यहां पर यह दिया गया है कि
अगर कोई प्लास्टिक डेब्रिस है, प्लास्टिक डेब्रिस मतलब कोई प्लास्टिक का अगर कूड़ा है ओशन एनवायरनमेंट में और लैंड एनवायरनमेंट में अगर वो है, तो उसमें क्या अंतर होता है ये देखिए। पहला है द रेट ऑफ यूवी इंड्यूस्ड फोटो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक्स फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड एट सी इज वेरी मच स्लोअर देन दैट एक्सपोज्ड टू द सेम सोलर रेडिएशन ऑन लैंड। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई डिस्कार्डेड टुकड़ा है, क्योंकि डिस्कार्डेड जो होगा वही वेस्ट है, ठीक है, कोई डिस्कार्डेड पीस ऑफ प्लास्टिक है, अगर आपने उसको लैंड के ऊपर रखा है, उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और दूसरा क्या है कि वो पानी में है, ये सबमर्ज्ड है या पानी में तैर रहा है, मतलब डूबा हुआ है पानी में या पानी की सतह पर तैर भी रहा है, तो उसके ऊपर भी जो सनलाइट पड़ेगी उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर होगा। जो लैंड के ऊपर जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वो जल्दी डिग्रेड कर जाएगा, और जो पानी में है जिसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है इनडायरेक्ट तरीके से वो देर में डिग्रेड करेगा। पहला तो ये नुकसान है या ये आप कह सकते हैं अंतर है। दूसरा है unlike on land there is no easy means of retrieval, sorting and recycling of plastic waste that enters into the ocean environment। अब लैंड पे तो क्या है, आप अगर कूड़ा है भी, प्लास्टिक वेस्ट है भी, तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पर ओशन एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें कर पाना इतना आसान नहीं है। तो यही दो फैक्टर्स हैं जो जनरली रिजल्ट इन एक्सटेंडेड लाइफ टाइम्स फॉर प्लास्टिक एट सी। तो इसीलिए क्या है कि समुद्र में या वाटर बॉडीज में, वाटर ओशियंस में अगर कोई प्लास्टिक पाया जाता है तो इसीलिए उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। वाइल द फेट ऑफ सच प्लास्टिक्स इज नॉट क्लियर, it is reasonable to expect that at least some of it continue disintegrating into micro particulate debris, ठीक है। मतलब हालांकि इनका भविष्य क्या है, इनका फेट क्या है इस तरीके के प्लास्टिक का, वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो एक्सपेक्ट जरूर किया जा सकता है कि इनमें से कुछ तो ऐसा होगा जो डिसइंटीग्रेट करेगा, यानी कि वो टूटेगा थोड़ा बहुत और वो माइक्रो पार्टिकुलेट डेब्रिस यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाएंगे, ठीक है। और छोटे छोटे पार्टिकल बनने की वजह से क्या होगा कि वो जैसे मान लीजिए कोई फिशेज वगैरह हैं, कोई इस तरीके के छोटे ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, वो उनको कंज्यूम करेंगे, ठीक है, और कंज्यूम करेंगे तो उससे फिर वो ऑब्वियस ही बात है उनको भी नुकसान उससे होना है, क्योंकि वो डिग्रेड तो होगा नहीं, वो प्लास्टिक है, वो बायोडिग्रेडेबल चीज तो है नहीं, ठीक है। तो वो एज सच वैसे ही उनकी बॉडी में रहेगी, फिर उसके ऊपर वो धीमे धीमे उनकी फूड चेन में बढ़ती चली जाएगी, और बाद में फिशेज वगैरह तो फिर आपको पता है ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए ऊपर बताया गया था कि सी फूड का कंसेप्ट, तो वहां पर ह्यूमंस भी कंज्यूम करेंगे, चाहे वो कोई और सी फूड है, चाहे फिशेज वगैरह है, तो उससे वो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है। ये सारे नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। Recent reports even indicate an increase in their count over the last 2 decades। जो ये माइक्रो पार्टिकुलर डेब्रिस है, पिछले 2 दशकों में इनका जो काउंट है, जो इनकी मात्रा है वो बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल इन लैंड एनवायरनमेंट, ये हम लोग कल के टॉपिक में बात कर चुके थे, वहीं का ये रिकैपिचुलेशन हो जाएगा आप लोगों का कि प्रॉब्लम्स विद द अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट, उसमें क्या नुकसान है। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लास्टिक कैरी बैग्स की वजह से जो ड्रेन्स वगैरह हैं, जो नालियां वगैरह हैं, वो चोक कर जाती है, उससे एक तो जो एनवायरनमेंट है वो अनहाइजीनिक होता है, और दूसरा वाटरबॉर्न डिजीज होती है, क्योंकि अगर नदी मतलब इस तरीके के जो ड्रेन्स वगैरह हैं, जो नालियां वगैरह हैं, उनमें अगर प्लास्टिक बैग जाएगा तो वो चोक करेगा, पानी फिर सड़कों में बहना शुरू करेगा, तो उससे वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो सकती है, और एनवायरनमेंट भी क्या बनेगा, अनहाइजीनिक बनेगा। Causing of illness and possible death of animals that may feed on plastic from garbage bins। मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था कि कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, उस पर अगर गाय खा रही है, ठीक है, छिलके वगैरह वो खा लेगी, लेकिन साथ में वो प्लास्टिक भी खा सकती है, और प्लास्टिक अगर खाएगी वो उसको फीड करेगी तो वो उससे बीमार हो सकती है, या ज्यादा अगर कंज्यूम कर लिया तो मर भी सकती है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इम्परवियस नेचर ऑफ प्लास्टिक्स डिस्पोज्ड ऑन सॉइल विच में अरेस्ट रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्विफर्स। ये भी हमने कल बात की थी कि एक तो ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और इसका नेचर कैसा होता है, इम्परवियस। इम्परवियस मतलब ये अपने थ्रू पानी को पास नहीं होने देता, और पानी को अगर ये पास नहीं होने देता, सॉइल के ऊपर अगर इस तरीके का कोई प्लास्टिक है, तो उससे क्या है कि पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाएगा, अंदर इसके थ्रू पानी जाएगा नहीं, तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज, जो ग्राउंड वाटर के एक्विफर्स है वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम होगी। प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स एंड प्लास्टिसाइजर्स। अब प्लास्टिक जो है वो ऐसे ही मतलब सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता है, उसमें एडिटिव्स होते हैं, उसमें प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, फिलर्स, flame retardants and pigments used in the plastic products which have potential to cause adverse health impact and groundwater pollution। अब इससे क्या है कि ग्राउंड वाटर का भी पॉल्यूशन होगा, नहीं थोड़ा बहुत अगर पानी जाता भी है, ठीक है, तो उसमें भी नुकसान होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है अगर ये मिट्टी में पड़े भी है तो थोड़ा समय के बाद ही थोड़ा बहुत तो डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिसइंटीग्रेट करने के बाद अगर उनके थ्रू पानी जो है वो अंदर जाएगा ग्राउंड वाटर में, तो इस तरीके के जो भी ये एडिटिव्स, फर्टिलाइज, जो प्लास्टिसाइजर्स, फिलर्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स या फिर और भी कुछ पिगमेंट्स वगैरह इसमें हैं, तो उसके थ्रू ग्राउंड वाटर में भी नुकसान होगा, मतलब वो भी पॉल्यूट होगा, और बाकी ओवरऑल ये हेल्थ इंपैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर
प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द लैंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट और थर्मल पॉल्यूशन। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए गए बताए गए हैं, आप इन पे ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए सब्सटेंशिएटिंग और आंसर विद दी कुछ करंट डेटा के साथ, जो आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं वहां पर आपको जो भी करंट डेटा मिलेगा उसके साथ आप लोगों को अपना आंसर सब्सटेंशिएट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा से मैं यही बात बताते आया हूं कि करंट अफेयर्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस तरीके के आंसर्स तो सिर्फ आपका मैं कहूंगा कि बेस है। ये आपको ये दिखाने के लिए है कि हाँ आपको कंसेप्ट पता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर प्लास्टिक का क्या असर होगा, ये तो सारी की सारी ये बातें हैं। ठीक है ना, लेकिन रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कोई रीसेंट फाइंडिंग हुई है, क्या हुआ है, वो सारा का सारा आपको जो है अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज से, वहां के जो डेटा वगैरह है उससे अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो मार्क्स वगैरह अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और वैसे भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये कंसेप्ट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ करंट अफेयर को भी आपको जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, स्पेशली अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें से करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो वो लोग भी, वो चीज भी आप लोग जो है करंट अफेयर्स में सेक्शन में बिल्कुल अपने साथ साथ कवर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो इस चैप्टर को थोड़ा सा भी लंबा चैप्टर और बचा हुआ है, इसको हम लोग आगे चल के अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस वो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, कोई भी आपको डाउट है क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।